हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो ये वीडियो आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा अगर आप ज़ोमैटो में इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है ज़ोमैटो में वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, साथ ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूँगी ताकि आप समझ पाओ कि आपको कब इसमें फ़्रेश एंट्री लेनी है। उससे पहले अगर आप नया डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो या फिर स्विच करना चाहते हो तो ज़ीरोधा में आप कर सकते हो। जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। द एडवांटेज ज़ीरोधा में यही है कि अगर आप डिलीवरी पर्पज़ के लिए यानी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कोई शेयर्स खरीदते हो तो यहाँ पे ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री है। जब आप अकाउंट खोलोगे तो 200 रुपये का ओपनिंग चार्जेस लगता है, उसके बाद ब्रोकरेज में काफ़ी पैसे बचते हैं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन से आप क्लिक करके भी खोल सकते हो, अदरवाइज़ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप गूगल में जाके नॉर्मली भी ज़ीरोधा में अकाउंट खोल सकते हो। अब ज़ोमैटो की अगर हम बात करें तो इसकी IPO प्राइस थी 76 रुपीज़ की और उसके बाद ये लिस्ट हुई थी 115 रुपीज़ पे। करेंटली जो फ्राइडे को इसने क्लोजिंग दी 113.65, यानी कि अपने जो अभी तक लिस्टिंग प्राइस से कम में इसने क्लोजिंग दी है। अपना ओवरऑल जो ऑल टाइम लो इसने क्रिएट किया है। अब कई लोग जो ज़ोमैटो को IPO के लिस्ट होने के बाद से होल्ड कर रहे हैं, उनके मन में ये सवाल है कि अब हम इसमें क्या करें, क्या हम सेल कर ले, क्या हम इसको एवरेजिंग करें। और जो नया जिनके पास ज़ोमैटो नहीं है और अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनको क्या करना चाहिए। तो उससे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ज़ोमैटो फॉल हो क्यों रही है। अगर आप देखोगे कि एकदम न्यू एरिया, अनएक्सप्लोर्ड एरिया में जा चुकी है, न्यू ऑल टाइम लो इसने बनाया और ये इसकी एक दिन की जो हाई थी 125 पे थी, वहाँ से ये लगातार गिर गिर के डायरेक्टली 114 तक पहुँची। अब इसके पीछे के जो रीज़न्स हैं वो ये है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो प्रमोटर होल्डिंग तो है नहीं ज़ोमैटो में। FII ने अपना दिसंबर क्वार्टर में, मतलब सितंबर से लेके दिसंबर के बीच में FII ने अपने स्टेक को काफ़ी ज़्यादा अक्यूमुलेट किया था ज़ोमैटो में। अब आप खुद भी देख रहे हो कि ग्लोबल मार्केट वीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, सबको ही सेल ऑफ कर रहे हैं। तो ये जो सेल ऑफ हो रहा है तो FII के पास आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है ज़ोमैटो में। 22% का स्टेक था दिसंबर का, जो एज़ पर द दिसंबर क्वार्टर। तो क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा कंट्रोल है तो ज़ोमैटो में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ रही है। ओवरऑल FII जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो सारे ही शेयर्स को सेल कर रहे हैं। स्पेशली ज़ोमैटो जैसे शेयर जो कि न्यू टेक कंपनीज शेयर हैं, जो स्टार्टअप शेयर हैं, उनको उनमें काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हमें ओवरऑल देखने को मिल रहा है। इसका असर आपको पेटीएम में भी देखने को मिल रहा है, पॉलिसी बाज़ार में भी देखने को मिल रहा है, नायका में भी देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से ज़ोमैटो में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही GST रूल जो नया निकल के आया है, जो 1 जनवरी से इफ़ेक्टिव है, उसमें क्या हुआ है कि जितने भी फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, जो कि बहुत कम है इंडिया में, जैसे ज़ोमैटो एंड स्विगी, उनको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा रेस्टोरेंट सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे। तो 5% जो ये टैक्स पे करेंगे, अब जब ये नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आएगा, ओके, वहाँ पे आपको इनका मार्जिन इशू दिखेगा, वहाँ पे आपको इनका क्वार्टर रिजल्ट में थोड़ा बहुत चैलेंजेस देखने को मिलेगा। तो फिर और ज़्यादा प्राइस में फॉल होने के चांसेस है, क्योंकि एक तो पहली बात ये जो फॉरेन इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं, उसके बाद GST रूल जो इनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब वजह से इनको इशू फेस करना पड़ेगा। साथ ही जब मार्केट बुल मार्केट होती है, तब जो आपके स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, ये सब बहुत मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। जो आप देखते हो ना गूगल में, इस स्टॉक ने 1000% के मल्टी बैगर रिटर्न दिए, इस स्टॉक ने, आप 1 लाख लगाए होते तो अभी 1 करोड़ बन गया होता। ये सब स्मॉल कैप में होता है, नो डाउट, क्योंकि अगर अब बुल मार्केट चल रहा है तो स्मॉल कैप उतनी ही तेज़ी से भागेगी। लेकिन जैसे ही बेयर मार्केट आएगा, सबसे ज़्यादा जो लॉस आपको देखने को मिलेगा वो स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर में ही देखने को मिलेगा। तो अब क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो कि मार्केट डाउन जा रहा है, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में अगर आप नज़र डालोगे तो सबसे ज़्यादा लॉसेज आपको वहीं पे दिखने को मिलेंगे। तो स्मॉल कैप को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ज़ोमैटो एक स्मॉल कैप कंपनी है उस हिसाब से, और ये इसका जो ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट वीक है, उसका असर आपको ज़ोमैटो में ज़्यादा देखने को भी मिलेगा। अगर हम इसका ओवरऑल टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो RSI एकदम फियर जोन में जा चुका है। और फियर जोन में अगर RSI जा चुका है, इसका मतलब यही कहता है कि फियर जोन जब जाता है ना, अगर आप इन्वेस्टर हो तो फियर जोन का इंतज़ार करिए और फियर जोन में स्टॉक को अक्यूमुलेट करिए, ना कि जब RSI 80 के ऊपर चला गया है, ओवरबॉट जोन है, तब आप उस गाड़ी में बैठोगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि वहाँ से शेयर फॉल होगा। ओवरऑल टेक्निकल चार्ट में वीकनेस दिख रही है। ज़ोमैटो हो सकता है आगे जाके फर्दर भी फॉल करे। वैसे भी स्टॉक मार्केट का कैसा रहेगा पूरे वीक का, उसको लेके तो मैं आज वीडियो डालूंगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा।
और आप मेरे जो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपको सारे आ जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। अब एक एक तरीके का सेल की तरह आप इसको लेके चलो, क्योंकि ज़ोमैटो अच्छी कंपनी मुझे लगती है। अभी लॉस मेकिंग है, क्योंकि एज अ स्टार्टअप कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो वो लॉस ही मेक करती है, क्योंकि उनका जो एम है वो ये है ही नहीं कि अभी वो प्रॉफिट कमाए। उनका एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हैबिट हो जाए ज़ोमैटो का। मैं खुद पर्सनली ज़ोमैटो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, स्विगी से ज़्यादा मैं ज़ोमैटो ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा उसके पोर्टल में कंफर्टेबल हूँ। आप में से कई लोग होंगे जो घर बैठे बैठे ज़ोमैटो से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर करते हो, तो ऐसे शहर में आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करोगे जिसके ऐप को आप खुद दिन रात यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ज़ोमैटो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको इसमें मिल रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इसमें एक बाय ऑन डिप का मौका मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स, जो ज़ोमैटो जैसे स्टॉक जो आपको भी पता है कि आप उसको यूज़ कर रहे हो, आगे जाके आपको उसको लग रहा है कि आप इसको आगे भी यूज़ कर सकते हो, तो ऐसे स्टॉक को आप अपने ऐड कर सकते हो पोर्टफोलियो में। फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, अभी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, उसमें आपको पेशेंस चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके प्रॉफिटेबल नहीं होगी, अभी इनका एम ही अलग है। ओके, ज़ोमैटो का जो एम है अभी कस्टमर एक्विजिशन का है। एक बार लोगों को हैबिट लग गया ज़ोमैटो का तो फिर उनके उसके बाद उनको प्रॉफिट होना ही होना है। ओके, तो सुपर सेल की तरह आप इसको लो कि एक तरीके का आपको सेल में मिल रहा है। और वैसे भी ओनली लिस्टेड कंपनी है इस सेक्टर में ज़ोमैटो। इसकी तरह और कोई अभी लिस्टेड नहीं है कोई कंपनी, जैसे स्विगी हो गया, डोमिनोज, ये सब अभी लिस्टेड नहीं है। ज़ोमैटो का जो कॉम्पिटिटर है बेसिकली एप्पल टू एप्पल वो स्विगी ही है सिर्फ, और स्विगी अभी लिस्टेड नहीं है। तो ज़ोमैटो अभी काफ़ी फ़ायदेमंद पोजीशन में है, आपको अगर लेना है आप इसको ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताती हूँ। ज़ोमैटो मैंने 1 जुलाई के महीने में 125 के अराउंड ज़ोमैटो ख़रीदा था, और मैंने 147 में उसको बेच दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ज़ोमैटो ओवर वैल्यूड है। ओके, तो मुझे ये चीज़ पता था कि एज एन इन्वेस्टर आई विल वेट फॉर द डिप। अगर जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा नहीं है कि ज़ोमैटो मुझे ऐड करना ही करना है, लेकिन ज़ोमैटो मुझे ऐड करने का बहुत मन था अपने पोर्टफोलियो में एज एन इन्वेस्टर। ओके, तो मैंने 147 में बेच दिया। 45 डेज़ में मैंने 17% इसमें से रिटर्न्स कमाए। अब एज अ बिगनर मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो ये ख्वाब देखते हो ना कि एक साल में 100% रिटर्न कमाओगे आप लोग, या फिर आपके जो पैसे हैं वो आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो वो आपका 2 लाख रुपीज़ हो जाना चाहिए, ये जो ख्वाब है थोड़ा अनरियलिस्टिक ख्वाब है। इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। एज अ बिगनर आपका मोटिव ये होना ही नहीं चाहिए कि आप का पैसे आपके डबल हो जाए। इस मोटिव के साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में घुसोगे तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिस्क ही लोगे, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्मॉल कैप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहोगे जो अगर एक पॉइंट पे ऊपर चला भी गया, आप प्रॉफिट बुकिंग तो करोगे नहीं। आप तो उसको 1 साल का आपका मोटिव रहेगा, अब प्रॉफिट बुकिंग आप करोगे नहीं, आप वेट करोगे, ग्रीड में रहोगे कि और ऊपर बढ़ेगा और ऊपर बढ़ेगा, बाद में वो ऐसा फॉल होगा कि आपके जो पैसे हैं वो आधे हो जाएंगे। ओके, इसीलिए मेरा जो इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका अपना खुद का भी इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल आप बना सकते हो, क्योंकि ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट होता है। इसको पर्सनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबका अपना अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल होता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो प्रिंसिपल है वही चीज़ आप फॉलो करो, पर मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैं ब्लू चिप कंपनीज़, कंसिस्टेंट कंपाउंडर जैसे कि एशियन पेंट, HDFC, TCS, इन्फोसिस, जो बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनी हैं वो, और डिविडेंड स्टॉक्स, सेफ स्टॉक जैसे BPCL, ITC, सेल, इस तरीके के जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है उनमें मैं लगाती हूँ। तो 60% जो है मेरा लार्ज कैप एंड सेफ स्टॉक जो कि डिविडेंड, कंसिस्टेंट डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, उनमें मैं इन्वेस्ट करती हूँ। और 40% जो स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर में जैसे हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, इस तरीके ज़ोमैटो, इस तरीके के जो स्टॉक्स है जहाँ पे मुझे फ्यूचर, लेटेंट व्यू, जहाँ पे मुझे फ्यूचर दिखता है, उन स्टॉक्स में मैं 40% पैसे लगाती हूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मेरे मेजॉरिटी ऑफ द जो मनी है वो ब्लू चिप कंपनी में है, जो कि कंसिस्टेंटली धीरे धीरे ही सही पर वो आगे बढ़ेंगे। आई नो, बिकॉज वो लोग सेक्टर लीडर्स हैं। और 40% मेरा थोड़ा सा रिस्की स्टॉक की तरफ जाता है, जो थोड़ी वोलेटिलिटी भी उसमें होती है, लेकिन अगर वो नीचे गिर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, मेरा जो ये 60% का जो ओवरऑल है वो उसको संभाल लेता है। और मेरा जो इंटेंशन रहता है वो ये बिल्कुल भी नहीं रहता है कि एक साल में मुझे पैसे डबल करने, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप लोग में से कई लोग हैं जो 2020 के वक्त में या 2021 के वक्त में एंटर किए हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप लोगों को वो एक्सपीरियंस रहा है बुल मार्केट का।
ओके, आप लोग जब एंटर किए तब बुल मार्केट एकदम अपने पीक में था। 2021 में जो स्टॉक मार्केट है वो एकदम लिटरली यहाँ से यहाँ शूट किया है, लेकिन जो डिप है, जो क्रैश है, वो अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है। पहले एक एक साल में 50% कमाना अनरियलिस्टिक माना जाता था, होता ही नहीं था। तो इसीलिए मेरा अभी भी इतना ही है कि मुझे 50% नहीं चाहिए। मुझे अगर 20-25% अगर मैं कमा लेती हूँ एक साल में, तो ये बहुत बड़ी बात है इन्वेस्टमेंट की तरह, क्योंकि मेरा जो पॉइंट है एज एन इन्वेस्टर, इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, और बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। जैसे एक ज़ोमैटो जब मैंने ख़रीदा 125 जुलाई में, 147 गया, मैंने वेट नहीं किया, मैंने बेच दिया, क्योंकि मुझे एक तो पहले बात पता था कि ये ओवर वैल्यूड है। 17% प्रॉफिट मुझे 40-45 डेज़ में अगर मिल रहा है, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा डील था। तो मैंने उसको बेच दिया, मैंने वेट नहीं किया। हाँ, हालांकि ज़ोमैटो 160 तक आई गेस गई थी, तो मुझे उसका कोई फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने ऊपर के लेवल पे क्यों नहीं बेचा, क्योंकि सबका एक अपना एम होना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ज्ञान हो गई। अब हम लोग आते हैं पॉइंट के बाद पे कि ज़ोमैटो की जो 125 रेजिस्टेंस रहेगी ऊपर के लेवल पे, तो 125 अगर ये तोड़ती है तो आप ऊपर के लेवल पे एक थोड़ा बहुत बुलिशनेस देख सकते हो। फिलहाल 125 के लेवल पे आप लोग रेजिस्टेंस मान के चलो, और नीचे के लेवल पे, क्योंकि एकदम एक नया जोन ये एक्सप्लोर करने वाली है, कभी ये इस लेवल पे गई नहीं, तो अभी ये बताना मुश्किल है कि कितना नीचे जा सकती है। पर क्योंकि इसने एक नया जोन, ऑलरेडी नए जोन में एंटर कर गई है, तो 100 रुपीज़ का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसको मिलेगा। ओके, ओवरऑल 18 एनालिस्ट में से 13 एनालिस्ट का कहना है कि आप इसमें बाइंग कर सकते हो। अब मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको ज़ोमैटो में बताती हूँ कि ज़ोमैटो में मैंने आपको बताया कि मैंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे, और मैं वेट करी थी कि अगर ये एक करेक्ट वैल्यूएशन में मुझे दिखता है तो मैं इसमें ख़रीदूँगी। तो ज़ोमैटो मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 5% होने वाला है। ओके, ये मेरा आने वाला फ्यूचर का स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 5% मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का ज़ोमैटो होने वाला है, एंड मेरा जो टारगेट है ज़ोमैटो का, वो है 500 शेयर मैं अक्यूमुलेट करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि मुझे अभी के अभी सारे अक्यूमुलेट करने हैं, मैं वक्त दूंगी, मैं टाइम के साथ 500 शेयर अक्यूमुलेट करूँगी। 15% यानी 75 शेयर मैं 110 के लेवल पे लूँगी। अगर कल ये 110 के लेवल पे मिलता है तो मैं 75 क्वांटिटी उठाने वाली हूँ। उसके बाद 100 रुपीज़ अगर ये जाता है तो मैं 100 क्वांटिटी उठाऊँगी, यानी 20%। 90 रुपीज़ अगर ये जाता है तो 25% यानी 125 क्वांटिटी मैं उठाऊंगी, और 75 से 80 रुपीज़ तक अगर ये जाता है तो मैं 40% यानी 200 क्वांटिटी उठाऊंगी। अब यहाँ पे आप जो स्ट्रैटेजी मेरा देख रहे हो कि हर प्राइस घटने पे मेरा जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी डिप में बाय करोगे, क्योंकि आप इनिशियली सारा क्वांटिटी लगा दोगे तो जब डिप आएगा तो आप ज़्यादा एवरेजिंग कर नहीं पाओगे। पर अगर मैंने अभी 75 क्वांटिटी लिया, 100 पे 100 लिया, तो मेरा एवरेज ना वो घटते जाएगा, एवरेज बाइंग प्राइस बहुत रिड्यूस होते जाएगा विद द इंक्रीज़ इन क्वांटिटी। इसीलिए मैं इनिशियल लेवल पे क्वांटिटी कम रखूँगी, और अगर ये बाई चांस कभी 75 to 80 जाता है, चांसेस कम है, लेकिन अगर जाता भी है तो 200 क्वांटिटी में वहाँ पे एक्चुअल बाइंग करूँगी। ओके, और नहीं जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि ज़ोमैटो ही सिर्फ मुझे इन्वेस्टमेंट में डालना है। तो ये जो मेरा क्वांटिटी है, अगर सपोज़ ये 110 से ही रिवर्स हो जाता है तो इट इज़ फाइन, मेरे पास 75 तो है, वैसा करके है मेरा। ऐसा नहीं है कि 75 से वो 100 नहीं गया तो मैंने तो 500 की जगह सिर्फ 75 ही लिया। इट इज़ फाइन अगर मैंने 75 लिया तो। ओके, तो इस तरीके का स्ट्रैटेजी मेरा है। आपकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है ज़ोमैटो में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड क्या आप इस कंपनी को पसंद करते हो? देखो, मैं पर्सनली इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि इसके पास काफ़ी डेटा है, और डेटा इज़ द न्यू ऑयल। डेटा जिस कंपनी के पास है वो कुछ भी कर सकता है। तो इस कंपनी का फ्यूचर मुझे तो ब्राइट लगता है, इसलिए मैं इसमें अपना 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट लगाने वाली हूँ इस पोर्टफोलियो में, अपने पोर्टफोलियो में। आपका क्या स्ट्रैटेजी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।